देखो, इस वाले में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड्स वगैरह देखेंगे, मगर उससे पहले पिछले वाले में टेम्परेचर इन्वर्जन रह गया था हमारा, वो देख लेते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन, देखो नॉर्मल कंडीशंस क्या हैं। जब आप अर्थ की सरफेस पे हो, यहाँ पर वार्म होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हाइट के साथ ऊपर जाओगे आपको कोल्ड मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलेगा क्या, यहाँ वार्म एयर होगी, यहाँ पर कोल्ड एयर होगी ऑब्वियसली। तो ये हो गया आपका नॉर्मल टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, अगर ये कंडीशन उल्टी हो जाए, ऊपर वार्म मिल जाए हमें और नीचे कोल्ड मिल जाए, तो ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। ये होता कब है, जनरली ये इंटर माउंटेन वैलीज़ में होता है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, देखो जो फॉग क्रिएट होने की कंडीशंस है वही कंडीशंस है। इनफैक्ट इसकी वजह से ही वैलीज़ में फॉग क्रिएट होता है, और उसकी वजह से क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं वो भी हम बाद में देखेंगे। हुआ क्या, सन गया, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऐसी होनी, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए। क्लाउड होंगे तो वो हीट को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, हीट को रेडिएट नहीं होने देंगे, तो इसलिए क्लाउड नहीं होने चाहिए। विंड्स नहीं होनी चाहिए। विंड्स होंगी तो क्या होगा, वो हीट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी, जहाँ पे ठंडी हवाओं को लेके गर्म हवाओं की तरफ चली जाएंगी। हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली वर्टिकल तो होंगी तभी हम ऊपर नीचे हमारा गर्म और ठंडा हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल विंड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो हीट रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अब होता क्या है, इंटर माउंटेन वैलीज, सन नीचे गया, रात आई, ये जो अपर पार्ट्स हैं इन्होंने अपनी हीट रेडिएट कर दी बहुत जल्दी। ठीक है, सीधे इन्होंने बाहर भेज दी अपनी हीट। और ये एरिया जो है ये हो गया कोल्ड। ठीक है, इनके आसपास कोल्ड एयर, यहाँ की एयर कोल्ड हो गई है। ठीक है, नीचे लेकिन यहाँ पर घर भी हैं, रॉक्स भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। ठीक है, नीचे काफ़ी चीज़ें, लोग भी हैं सारी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इतने ईजिली रेडिएट नहीं होती। मान लो यहाँ से इसने रेडिएट की भी, वो यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ टकराई, इसने यहाँ पे एब्जॉर्ब करी, इसने फिर चारों तरफ रेडिएट की इधर भी। तो इसलिए यहाँ पर इतनी तेज़ी से बाहर रेडिएट नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो होगा नीचे का एरिया वो वार्म रहेगा, जिसे वैली है, जो हमारा वैली वार्म रहेगी। ठीक है, कंपेरेटिव टू अपर पार्ट्स ऑफ द हिल, हिल या माउंटेन जो भी है उसकी अपर पार्ट्स के रिस्पेक्ट में। बट ये तो कोई टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। ये कोल्ड है, कोल्ड एयर जो होगी वो डेंस होती है। ठीक है, और जो चीज़ डेंस है उसका वेट ज़्यादा है, ये मूव करेगी नीचे की तरफ, इसे कहते हैं कैटाबैटिक। कैटाबैटिक विंड्स, अगर याद करना है, और जो वार्म अप ऊपर मूव करती है बाद में देखते हैं। कैटाबैटिक को ध्यान रखना, सी सी, कभी कभी कैटाबैटिक में के भी लगता है, तब भी का और कोल्ड। ठीक है, ध्यान रखना, कैटाबैटिक विंड्स कोल्ड विंड्स हैं, कोल्ड जो होंगी वो हमेशा नीचे जाएंगी वर्टिकल में डाउन की तरफ। ठीक है, ये यहाँ से गई दोनों साइड से, नीचे कोल्ड आ गई, कोल्ड जो है वार्म हवा को ऊपर उठा देगा, वार्म जो है वो ऊपर चली जाएगी। वार्म जब ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं एनाबैटिक। बस कैटाबैटिक याद करना, कैटाबैटिक का अपोजिट होता है एनाबैटिक। एनाबैटिक मतलब वार्म ऊपर जा रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर वार्म ऊपर आ गई और यहाँ पर कोल्ड एयर हो गई। ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। सरफेस के पास हमें कोल्ड एयर मिल रही है, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें वार्म एयर मिल रही है। ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन से नुकसान होते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन ये एरियाज है। अब यहाँ पर हो गया कोल्ड, जब ज़्यादा कोल्ड हो गया सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू, मिस्ट, ये सब पढ़ लिया होगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये सब क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू, मिस्ट वगैरह। अब फ्रॉस्ट वगैरह है तो यहाँ पर जो क्रॉप हैं उनको नुकसान हो जाएगा। मान लो वीट की क्रॉप खड़ी है एग्जाम्पल, हालांकि वैलीज़ में नहीं होती,
है ना, वहाँ पर वीट की क्रॉप खड़ी है, उसमें फ्रॉस्ट जम गया, भाई ख़त्म हो गया। फ्रॉस्ट में तो अच्छे खासे हमारे ऑर्गन्स वो हो जाते हैं, हाथ की स्किन और मसल्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, तो फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं ना, तो फ्रॉस्ट हो गया तो वो क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है। फिर फॉगी कंडीशंस हैं, ठीक है, तो लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है नीचे, इसलिए लोग जनरली यहाँ रहना पसंद नहीं करते। लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में देखा होगा वो स्लोप्स पे घर बनाते हैं, ठीक है, स्लोप पे घर बनाएंगे तो, और इसीलिए थोड़ा सा वो स्लोप पर खेती करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पसंद नहीं करते। बट ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ख़राब है। किन के लिए अच्छी होंगी ये? वो क्रॉप्स, सोचो, जिनको, जो शेड लविंग है, जिनको शेड पसंद है, शेड लविंग है, शेड है। बताओ क्रॉप्स के नाम। टी को पसंद है, हाँ पसंद है। कॉफ़ी को, इसको भी पसंद है। कोकोआ को, कोकोआ को भी पसंद है। रबर को, नहीं, रबर को पसंद नहीं है। रबर इज़ लाइक कि मुझे तो धूप चाहिए, ठीक है। तो इनको भाई सन आएगा, पहले पहले तो वैली को क्रॉस करे, ऊपर पहुँचे, तब तक फॉग ही बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जब ऊपर पहुँचा तो फॉग थोड़ी देर छटने में लेगा, घंटा 2 घंटा। फिर उसके बाद तो जो पूरे दिन का जो सोलर रेडिएशन है, सोलर इंसोलेशन है, वो उस क्रॉप को, वो कह रही है कि भाई ठीक है, मुझे 2-4 घंटे तो मैं झेल लूँगा, बट क्या कहते हैं उससे ज़्यादा नहीं, और वो काम मेरा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो वैली में ऊपर आने के लिए सन को टाइम लग रहा है, फिर उसके बाद फॉग ने बचा लिया कुछ देर के लिए, ठीक है, तो इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। दूसरा, टी जैसी क्रॉप्स जो हैं, इनको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अच्छा, टी के साथ एक वो भी होता है कि इसको अल्टरनेट कोल्ड एंड वार्म टेम्परेचर या वार्म विंड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। ये इसकी टी की जो लीव्स होती हैं उसकी ग्रो होने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, ठीक है, तेज़ी से ग्रो होती हैं, बहुत हेल्दी होती हैं उससे, ठीक है। तो भाई पहले ठंडा था, फिर गर्म होगा, फिर रात में फिर ठंडा हो जाएगा, फॉग होगा बढ़िया, ठीक है। अब इसको वाटर भी चाहिए। टी का क्या होता है, टी कहती है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, एक तो देखो सॉइल ड्रेन करो वो तो अच्छी बात है, मगर अगर उतनी नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे कोई बात नहीं, मैं टेम्परेचर तो बर्दाश्त कर लूँगी 30 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लो टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर भी। जब हाई टेम्परेचर है तो भी हवा में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और जब लो टेम्परेचर है तो फॉग, मिस्ट वगैरह रहे, ड्यू वगैरह क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो मैं उससे ही पानी ले लूँगी, जो मेरे पत्ते पर गिरेगी मैं वो भी पकड़ लूँगी। तो मुझे चारों तरफ पानी ही पानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स के लिए ये कंडीशंस अच्छी भी होती हैं, ठीक है। ब्राज़ील वगैरह में जो आपका कॉफ़ी की खेती होती है वो वैलीज़ में ही होती है, ठीक है। या तो अब इसके बाद आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड पर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं कि 1 ATM या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो कितने मिली बार्स होती है, देखो यूनिट तो मिली बार है, बार या मिली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितने मिली बार होता है, और कितने केजी का वेट होगा पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो इसको, ठीक है। और मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होगी 1 ATM पर, मरकरी कॉलम की हाइट। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1000 मिली बार होगा, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का उस पर प्रेशर होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 kg का वेट होगा, और मरकरी कॉलम जो है वो 75 सेंटीमीटर्स का होगा। क्या ये तीनों चीज़ें मैंने सही बोली हैं, या इसमें कोई सी एक चीज़ गलत बोली है, या फिर कोई सी मतलब क्या गलत बोला है, ठीक है। वैल्यूज़ यही ध्यान रखनी है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखनी है, 1 ATM जो होता है वो एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं होती है, इसमें प्लस हल्का सा और 13.25 ये वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है ना। इसको भी ध्यान नहीं रखना, प्लस 0.053 kg, और इसमें 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं रखनी, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर होता है, एग्जैक्ट 1000 नहीं है, लेकिन 1000 से बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ऊपर है लेकिन थोड़ा ही ऊपर है, ठीक है, ये भी नहीं कि 1000 से कम है। 1000 ऐसे ही ध्यान रख लो, 1000 प्लस 1 kg प्लस
एंड 75 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ दिमाग में रख लो, इनसे थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है। 76 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ये 1.053 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और वो जो होगा आपका 1013.25 मिली बार होगा। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रेडियंट, किन्हीं भी दो जगहों के प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा प्रेशर वैल्यूज़ के बीच में, उसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपना जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स है। देखो पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ देख लेते हैं। एक फैक्ट ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि किन्हीं भी दो प्लेसेस में, देखो अर्थ की सरफेस है, अगर ये मीन सी लेवल पे ही हैं दोनों, ठीक है ना, एक ही लेवल है हाइट में, तो इनका थोड़ा बहुत किसी कंडीशंस की वजह से चेंज हो सकता है, वरना मीन सी लेवल पर तो 1 atm ही रखोगे। ठीक है ना, वरना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप हाइट में जा रहे हो ऊपर, यहाँ पर 1 atm होगा, आप कुछ हाइट ऊपर चले जाओगे वहाँ पर 0.5 atm हो जाएगा। तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट से बहुत कम होता है ना। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। फिर तो अगर ऊपर जो है मतलब प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर उठेगी, हमेशा कम ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती हैं विंड्स। ठीक है, लेकिन फिर हमें इतनी तेज़ ऊपर उठती हुई विंड्स क्यों नहीं महसूस होती हैं? हमें ये क्यों नहीं होता कि भाई हम उड़े जा रहे हैं, विंड जो है ज़मीन से लेके ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऐसा क्यों नहीं लगता कि जैसे हमारे नीचे किसी ने वो लगा दिया हो, एग्जॉस्ट फैन या कूलर लगा दिया हो। ठीक है, ऐसा इसका रीज़न ये है कि ग्रेविटी जो है उसको, ग्रेविटी बैलेंस कर देती है, किसको? वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट को। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट हॉरिजॉन्टल से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रेविटी जो है उसको बैलेंस कर देती है, इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स जो है वो फील नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट पर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट कुछ नहीं, जो पहले देखा होगा किसी ने क्या मतलब आप ही लोगों ने, जो 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स होती हैं उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे जैसे लैटिट्यूड में ऊपर जाओगे, 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं? सिंपल टर्म्स में अगर देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो पहली जो होगी वो इक्वेटर वाली है, इसको आप 10 to 10 मान लो, 10 डिग्री, यहाँ ये तो 0 है, इधर 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद दूसरी आपकी आएगी 25 to 35 के आसपास। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बिल्कुल हमेशा पूरे ऑल थ्रू आउट द ईयर सेम जगह पर नहीं होती हैं, ये डिपेंड करती हैं कि सन के मूवमेंट पर, सन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका 25 to 35 मान लो, 25 डिग्री to 35 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद आपकी तीसरी बेल्ट 60 to 65 मान लो, 60 डिग्रीज to 65 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद आपकी ये चौथी बेल्ट, ये पोलर, पोल्स के आसपास पोलर। ठीक है, इसे कहते हैं हम पोलर बेल्ट। ये हो जाती है सब पोलर, इनके हम फीचर्स देखेंगे। सब पोलर, ये हो गई ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कह लो इसको, और उसके बाद सब ट्रॉपिकल 23 थोड़ा उधर चली जा रही थी, इसलिए सब ट्रॉपिकल भी इसमें कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी इक्वेटोरियल,
ठीक है, तो ये हो जाती हैं हमारी 4 बेल्ट्स। ठीक है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर सन सीधे इक्वेटर पर शाइन कर रहा है, इंसोलेशन का एंगल सीधे परपेंडिकुलर है, जो एनर्जी आ रही है पूरी इसमें जा रही है। यहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होगी या फिर टेम्परेचर बहुत हाई होगा बाकियों के कंपैरिजन में। यहाँ पर सन का रेडिएशन ऐसे निकल जा रहा है, बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, इस वजह से जो पोलर एरिया है ये कोल्ड होगा एकदम। ठीक है, अब यहाँ पर हीट और कोल्ड लिखने का मतलब ये है कि ध्यान रखना है यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो आपके टेम्परेचर की वजह से हो रहे हैं। अब टेम्परेचर का मतलब है ये थर्मली इंड्यूस्ड है, टेम्परेचर की वजह से हैं, दे आर थर्मली इंड्यूस्ड, ये भी थर्मली इंड्यूस्ड। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से शुरू होती हैं हमारे विंड्स का मूवमेंट। यहाँ पर गर्म होंगी विंड्स, गर्म होती हैं तो क्या होती है, ऊपर उठती है। ठीक है, विंड जो होगी गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जाकर जब डेंस होगी, कोल्ड होगी, डेंस होगी, तो वो फिर नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये थर्मली इंड्यूस्ड है, इनकी वजह से विंड्स। अब हम एक एक करके देख लेते हैं इनको। देखो सबसे पहले इक्वेटोरियल। अब यहाँ पर मान लो जहाँ पर हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है, अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर लो होगा। ठीक है, प्रेशर लो हो गया तो इक्वेटोरियल बेल्ट जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर। यहाँ से विंड्स ऊपर उठती हैं। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बहुत कम होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑलमोस्ट नन। ठीक है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर डोल्ड्रम क्रिएट होते हैं। डोल्ड्रम और कुछ नहीं है, डोल्ड्रम इज़ लाइक ज्योग्राफिकल वर्ड है जिसका होता है काम कंडीशंस। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम कंडीशंस रहती हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड्स नहीं होता है, विंड्स जो होती हैं सीधे ऊपर उठती हैं, फिर यहाँ से उठ के ये पोल्स की तरफ जाएंगी। ठंडा ज़्यादा किधर है, ऊपर तो ठंडा है ही, लेकिन और ठंडा किधर है, जब ऊपर उठ गई फिर उसके बाद किस साइड मूव करेंगे, जिस साइड ज़्यादा ठंडा है, फिर पोल्स की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, ये है नॉर्थ, ये साउथ। कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में हमेशा राइट की तरफ मूव कराती है, और जो साउथ में है कोरियोलिस फोर्स किसी भी चीज़ को लेफ्ट की तरफ मूव कराएगी। विंड अब ऊपर जा चुकी है, हम ऊपर के हेमिस्फेयर, ऊपर के हेमिस्फेयर नहीं कहना चाहिए, अपर एटमॉस्फेयर में है, ये लोअर एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहीं से मैं बता दूंगा आपको ट्रेड विंड्स और एंटी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से विंड गई, अब ये अपर एटमॉस्फेयर में हम मान लो कि जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर, 12 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पर ऑलमोस्ट जेट स्ट्रीम्स चलने की जो जगह होती है। ठीक है, वो तो यहाँ से विंड जा रही है आपकी पोल्स की तरफ। ठीक है, 0 डिग्री है, इधर आपके पोल्स हैं। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स किधर को मूव कराएगी, राइट को। ठीक है, ये विंड जितना दूर जाएगी, इक्वेटर पे तो कोरियोलिस काम करती नहीं है, जितना दूर जाएगी ये इस साइड को मुड़ती जाएगी। 25 डिग्री के आसपास आते आते इस विंड की डायरेक्शन ऐसे हो चुकी होगी, ये क्या है डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इस विंड की डायरेक्शन ये हो चुकी है। अपर एटमॉस्फेयर में बार बार कह रहा हूँ, अपर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इनको ईस्टर्ली या ट्रेड विंड मत समझना। ठीक है, यहाँ पर जो विंड्स हैं वो ऐसे चल रही हैं, जब यहाँ से अपर एटमॉस्फेयर में, इन्हीं को हम कहते हैं एंटी ट्रेड। एंटी ट्रेड, ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में होती हैं, अर्थ सरफेस के पास होती हैं, वो आपकी वहाँ पर 25 डिग्री से इक्वेटर की तरफ आ रही होती हैं। ठीक है, नीचे नीचे, तो इस वजह से उनकी डायरेक्शन जो होगी
वो इसकी एंटी ट्रेड विंड्स के अपोजिट होती है, उन्हें ईस्टर्ली कहते हैं। एंटी ट्रेड इनफैक्ट वेस्टर्ली होंगे, लेकिन इसको वेस्टर्ली के नाम से मत दिमाग में रखना, क्योंकि वेस्टर्ली हम उसको कहते हैं जो 25 से लेके आपके 65 के बीच चलती हैं, ठीक है, और अर्थ सरफेस के पास चलती हैं, ठीक है। इन्हें एंटी ट्रेड से दिमाग में रखना। हाइयर एटमॉस्फेयर में ट्रेड विंड्स के ऊपर एंटी ट्रेड है, मैंने उसका फेनोमेना समझा दिया क्यों होता है। वेस्ट टू ईस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया एंटी ट्रेड। अब यहाँ पर देखो कि इनकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहाँ पर एक तो हाई भी हैं, डेंस भी हैं काफ़ी, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा होती जा रही हैं, इधर से आ रही है, उधर से भी जब हम देखेंगे तो वहाँ से भी विंड ऐसे आएंगी, जो 25 to 65 वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा इकट्ठा हो जाएगा, डेंस एकदम विंड जो है इकट्ठी होती जा रही है, डेंसिटी और बढ़ती जाएगी, मास बढ़ता जाएगा एकदम से, और यहाँ से फिर वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। अब आप देख लेते हैं 25 पर क्या कंडीशंस बनेंगे। यहाँ पर डेंस एयर सबसाइड करेगी 25 to 35 डिग्री, 35 डिग्री। यहाँ पर डेंस एयर सबसाइड कर रही है, ठीक है, डेंस एयर ऊपर इकट्ठी हो गई है, डेंस एयर सबसाइड करेगी तो क्या बनेगा यहाँ पर, हाई प्रेशर। ये बेल्ट जो है विंड के मूवमेंट की वजह से बन रही है, क्योंकि विंड इक्वेटर से आ रही है, विंड जो है आपकी सब पोलर बेल्ट की तरफ से आ रही है, तो विंड के मूवमेंट की इस तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब है ये मूवमेंट की वजह से हो रही है, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाई प्रेशर कंडीशंस हैं, विंड यहाँ पर आएंगी और नीचे आके सबसाइड कर जाएंगी, यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया बन जाएगा, और यहाँ आपका अब यहाँ से विंड जो है सरफेस पे होते हुए फिर बाहर की तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ और आपका सब पोलर बेल्ट की तरफ, ठीक है। फाइनल फिगर में एक बार बना दूंगा अभी, ठीक है। तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड है। अच्छा एक चीज़ देखना, जहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर, और ख़ासकर अगर फंसा रह जाए, ठीक है, वहाँ पर विंड आती नहीं है, वहाँ से विंड जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर एरियाज में आपको जनरली डेजर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी वार्म विंड्स या विंड्स आ ही नहीं रही हैं यहाँ पर, यहाँ से विंड्स जो होती हैं बाहर जाती हैं, तो ह्यूमिडिटी लाने वाला कोई चीज़ वहाँ बचती नहीं है। तो इसीलिए सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है हमारी, हाई प्रेशर बेल्ट, ये यहाँ इस वाले उसमें आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलेंगे काफ़ी, ठीक है। तो फिर है ना, ये हो गया। इसके बाद आपका सब पोलर में वही सेम सब पोलर वाले में ऑलमोस्ट वही कंडीशन हो रही होती है जो इक्वेटर वाले में है, और उसके बाद पोलर वाले में आपकी उल्टी कंडीशंस हैं, जो वहाँ देखो ठंडा है एकदम, कोल्ड इम्प्लाइज हाई प्रेशर, तो इसलिए, और अगर वैसे भी याद नहीं है तो अल्टरनेट कर लो। अब इनको हम देखते हैं। अर्थ का विंड की डायरेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये हो गई इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से मैं उसी डायरेक्शन से बनाऊंगा विंड की, जो मतलब जो अब ऊपर जाने की और जो नीचे बैठने की, जिस डायरेक्शन में असलियत में लास्ट में वो जाके होगी। ये 25 से 35, उसके बाद ये मान लो 60 to 65, ये पोलर, ठीक है। इसके बाद ये पोलर, ठीक है। यहाँ से इक्वेटोरियल हीट है, लो प्रेशर, विंड यहाँ से ऊपर उठेगी और फाइनली फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी, और उसके बाद वो नीचे सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी है ना, अब देखो सबसाइड कर जाएगी, देखो यहाँ से, अब ये जो नीचे हवा सबसाइड कर चुकी, ये एंटी ट्रेड है ऊपर वाली, ठीक है। यहाँ से जो सबसाइड कर रही है, अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है हमेशा, इस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, राइट की तरफ इसको कोरियोलिस फोर्स मूव कराएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन्हें हम कहते हैं ईस्टर्लीज, या फिर ईस्टर्लीज को ही हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं,
सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में सब ट्रॉपिकल हाई से जब ये जाएंगी तो ये भी ये ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से अब हवा जो है हाई प्रेशर है इस साइड भी जाएगी, यानी कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन राइट की तरफ मूव करेगी, ये हो जाती है वेस्टर्ली। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है कोल्ड पोलर। ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ से विंड इसकी तरफ आएगी, फिर से ऐसे मूव करेगी। ठीक है, इनको ईस्टर्ली नहीं कहते, ईस्टर्ली हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इनफेक्ट कोरियोलिस बहुत हाई हार्ड हो जाएगा, पोल्स पे जाके कोरियोलिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये विंड्स ऑलमोस्ट आपकी ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस यहाँ ड्रॉप हुई, यहाँ से आपकी चल के वहीं ऊपर जाएंगी, लो प्रेशर से हाई ऊपर जो है फिर सबसाइड करेंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आएंगी लो सरफेस एयर, यहाँ से जाके इसकी तरफ, हालांकि ये वाला मुझे इधर बना तो कोई बात नहीं। ठीक है, वैसे ही आपका सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। भाई सिंपल सा सिस्टम ये है, इसके साथ आप याद करिए, देख लो इनको सेल्स को, ये सेल कहते हैं इनको, ये सिस्टम्स होते हैं हेडली सेल, इसको फेरल कहते हैं, फेरल, और इसको पोलर कहते हैं, इसमें कोई अलग से नाम नहीं है, पोरल नहीं पोलर, पोलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखो सुन लेना ध्यान से कि जो हमारा वो तो मैंने बता दिया था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो होती है, देखो थर्मली इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है उसमें। ठीक है, ट्रेड विंड्स चलती हैं, ऊपर जो होंगे एंटी ट्रेड चलेंगे, काम कंडीशंस होती हैं, डोल्ड्रम कहते हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स एक तो नहीं होती है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर आपकी एकदम काम कंडीशंस रहती हैं, इसी वजह से इनको डोल्ड्रम भी कह लिया जाता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पर बिल्कुल नहीं होती है, और इक्वेटर पर कन्वेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, किसकी वजह से, सोलर इंसोलेशन की वजह से। फिर जब हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे तो 25 से 35 के बीच में आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब कोरियोलिस फोर्स तो स्ट्रांग हो चुकी होती है। ठीक है, उसकी वजह से हमने देखा था कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन हो जाती है ऊपर की विंड्स की, और वो सबसाइड कर जाती है, वहाँ पे डेंस विंड इकट्ठा हो जाती है, क्रॉस नहीं कर पाती है वहाँ पे फिर विंड उसको पोल, जब जो पोल्स की तरफ जा रही है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। ठीक है, तो अब पाइलिंग हो गई है, इन्हें हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विंड्स जो है, अब देखो हाई प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पर जनरली काम विंड्स ही होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विंड्स आएंगी नहीं, विंड्स अगर आएंगी मतलब आएंगी तो नहीं, विंड्स का अगर कोई मूवमेंट होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ठीक है, और विंड्स जब यहाँ से मूव करेंगी तो वो काम कंडीशंस ही बनाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई टर्बुलेंस या फिर कोई मतलब एक्सट्रीम वो नहीं होगा फेनोमेना, जैसे मतलब कोई वो क्या कहते हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस नहीं बनेंगी, बल्कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी। यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जो होती हैं वो एकदम काम होती हैं, तो इस वजह से ये भी काम होती है हॉर्स लैटिट्यूड। इनफैक्ट इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहने की कहानी यही है कि यहाँ पर इतनी काम कंडीशंस होती हैं 25 to 35 के बीच में जनरली, कि यहाँ पर शिप्स को विंड ही नहीं मिलती है बिल्कुल। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो पहले शिप्स, जो ट्रेडिंग शिप्स थे, उनको विंड नहीं मिलती है, और उसकी वजह से जो लोग हॉर्स ट्रेडर्स हुआ करते थे उन्हें अपने अपने कुछ हॉर्स जो है सेक्रीफाइस करने पड़ते थे अपना वो वजन कम करने के लिए शिप का। सेक्रीफाइस क्या, इन द सेंस कि वो पानी में ही फेंक देते थे समुद्र में। ठीक है ना, तो इस वजह से इसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर। सब पोलर बीच वाली दोनों जो हैं वो थर्मली इंड्यूस, डायनामिकली इंड्यूस्ड है, और जो लास्ट वाली ठंडी और जो सबसे ठंडी सबसे गर्म, वो आपकी थर्मली इंड्यूस्ड है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट होती हैं। क्यों? देखो मेन रीज़न है, एक तो कोरियोलिस फोर्स का बहुत ज़्यादा हो जाना। ठीक है, दूसरा है कि वार्म विंड्स आ रही हैं जा रही हैं, और साथ में कंडीशंस जो है वो मतलब टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता चला जा रहा है। फिर पोलर जो विंड्स हैं आपकी, वो
जो मतलब पोलर ठंडी हवा है उधर से कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का एक दूसरे से टकराना, और उसकी वजह से आपका जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन जिन्हें कहते हैं वो कंडीशंस का बनना। इस वजह से यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं बहुत ही ज़्यादा आपकी वैसी हो जाती हैं, वाइब्रेंट्स, सुना ही होगा, जैसे कि फ्यूरियस 40s और फ्यूरियस 50s, स्ट्रीकिंग 60s, स्टॉर्मी 60s, है ना, इस तरह से नाम इनको दिए जाते हैं। तो 60s वाली कंडीशंस जो होती हैं बहुत वो होती हैं। ध्यान ये रखना है कि कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, और कंडीशंस यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या होती है? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कुछ नहीं, थर्मली इंड्यूस्ड है। वहाँ पर पोलर आइस है, एकदम ठंडा रहता है मौसम, अर्थ की सन की इंसुलेशन आती नहीं है वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पर हमेशा कूल रहती है और वहाँ पर वोर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, और इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। इनको नाम हमने देख ही लिए। ट्रॉपिकल सेल जो है, ट्रॉपिकल का आपकी 25 से लेके 10 तक, उसे कहते हैं हम हेडली सेल, और फिर उसके बाद जाती है जो बीच वाली, उसे फेरल सेल कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। तो अर्थ के सिस्टम में जो देखोगे आप, हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट वाले में 4 प्रेशर बेल्ट बनती हैं और 3 सेल्स बनते हैं। सेल्स जो है वो बेसिकली इंटरेक्शन पॉइंट्स कह सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ वॉकर सेल क्या होती है। वॉकर सेल, वॉकर सेल देखो पैसिफिक में कुछ नहीं, वो जो एनसो होता है ना, एल नीनो और ला नीना, उसमें कहाँ पर क्या कंडीशन है, वार्म कहाँ पर है, कोल्ड कहाँ पर है, वही उसी को हम वॉकर सेल कह देते हैं। ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक, इनके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा उसे ही हम वॉकर सेल कहते हैं, ठीक है। फिर अब कुछ विंड्स देख लेते हैं, है ना। विंड्स का, ट्रेड विंड्स की हमने बात कर ही ली थी, ईस्टर्लीज ही कहते हैं ट्रेड विंड्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपकी वेस्टर्लीज भी हमने देख ली थी, उसमें कौन से सेल में चल रही होंगी वेस्टर्लीज, हेडली में कि फेरल में? फेरल सेल के जो नीचे वाला एरिया होगा सरफेस पर, वहाँ पर वेस्टर्लीज चलेंगी 40 डिग्री टू 65 डिग्री के आसपास, वही मतलब 35 डिग्री टू 65 डिग्रीज के आसपास। उसने कहते हैं रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s कहते हैं, ठीक है। और श्रीकिंग 60s वाला जैसे मैंने बताया कोल्ड करंट, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास के उससे बनता है। उसका एक एग्जाम्पल कौन सा है? अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। फिर हाँ, विंड्स देख लेते हैं कुछ सीजनल विंड्स। ये अच्छा, इनका ये ध्यान रखना, ये जो है हमारी ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स वगैरह, ये परमानेंट विंड्स भी कहते हैं इनको, या प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर लगभग सेम चलती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं सन की किस लैटिट्यूड पे सन का इंसोलेशन डायरेक्ट आ रहा है उस पर डिपेंडिंग कि ITCZ कहाँ पर बन रहा है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, कहाँ पर बन रहा है। सन जहाँ पर चमक रहा है जिस लैटिट्यूड पर, ठीक है, जहाँ पर उसको वो हीट अप कर रहा है और उसकी वजह से कन्वेक्शन हाई हो रहा है, तो उसे ही हम ITCZ कह देते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो हमेशा इक्वेटर नहीं होता है, ठीक है। फिर तो ITCZ कहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो हो गया। फिर तो ये हो गई आपकी परमानेंट विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स। फिर जो दूसरी विंड्स होती हैं, जो सीजनल विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं उनको। प्रिवेलिंग मतलब कि अभी क्या चल रही है, प्रिवेलिंग, या फिर सीजनल, किस सीज़न में, ठीक है, वो पूरे साल भर सेम नहीं रहती हैं। प्रिवेलिंग विंड्स की देख लेते हैं हम कौन कौन सी, कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेंगे कहाँ से कहाँ चलती है, ठीक है। देखो, तो एक तो ऑन शोर ऑफ शोर पता है, ऑन शोर शोर पे आ रही है, मैंने पिछले क्लास में भी इसकी बात की थी कि क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं। ऑन शोर जो शोर पर आ रही है, ऑफ शोर जो शोर से जा रही है,
ठीक है, सी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वो हो गई ऑन शोर ऑफ शोर विंड्स। फिर कैटाबैटिक एनाबैटिक हमने देख ही लिए, सी से कोल्ड कैटाबैटिक, है ना। तो कैटाबैटिक विंड्स हो गए। अब कुछ नाम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपकी वो क्या कहते हैं, हॉट विंड्स। हॉट विंड्स में चिनूक, इधर हो गए आपके रॉकीज, चिनूक, चिनूक को आपका स्नो ईटर भी कहते हैं। ये आपकी ऐसे आती हैं और यहाँ से आपकी जो स्नो इस पर जमा हुई होती हैं वो ख़त्म कर देती है। ठीक है, फिर फीन, एल्प्स में पहुँच जाओ, ये हो गए आपके एल्प्स। ठीक है, एल्प्स में अब यहाँ पर इसकी जो एल्प्स की नॉर्दर्न स्लोप है, ऊपर से इस डायरेक्शन से आएंगी और इसमें भी फीन भी जो है आपकी वार्म विंड है। अब आ जाओ एक दूसरी, ये अफ्रीका वाली, इनफैक्ट सिरोको ही है, सिरोको के अलग अलग नाम हैं। सिरोको आपकी चलती है ये सहारा डेजर्ट से स्पेन की तरफ। ठीक है, सिरोको, सिरोको के अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ से चलेगी तो खमसिन कह दोगे। ठीक है, और आपका खमसिन होता है इधर का, तो इनके अलग हैं। जैसे कि और दूसरा आपका क्या होता है, इसका गिबली भी कहते हैं इसको। ठीक है, आप ये मतलब अफ्रीका से चलेंगी यूरोप की तरफ और वार्म विंड्स हैं ये। तो सिरोको को हम ब्लड रेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सहारा से आपका सैंड उठाती है, रेड रेड सैंड, और उसको जाके वहाँ पे डंप करती है, तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर से रेड उसकी बारिश हो रही है, तो लोग वहाँ पे ब्लड रेन कहने लगते हैं, लाल वाले। ठीक है, और सिरोको हो गई। फिर आपकी सोलानो भी कहते हैं इसको। हरमट्टान देखना, एक हरमट्टान जो है आपका वो ऐसे आती है। ठीक है, ये ड्राई विंड्स होती हैं, ड्राई एंड वार्म। जो गिनी है यहाँ पर, गिनी, गिनी में ये आपकी प्लेजेंट कंडीशंस लेके आती हैं, प्लेजेंट कंडीशंस। ठीक है, इसकी वजह से इनको हरमट्टान को आपकी वो भी कहते हैं, गिनी डॉक्टर, गिनी डॉक्टर या हरमट्टान। ठीक है, फिर आपकी नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, ये भी हॉट विंड है। ठीक है, सेंटा एना, सेंटा एना कहाँ चलती है आपकी, कैलिफोर्निया, साउथ कैलिफोर्निया में। ठीक है, ये भी हॉट विंड है, सेंटा एना। ठीक है, इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है ना, वो जो इधर है वो। अब देख लेते हैं कुछ कोल्ड विंड्स। मिस्ट्राल, मिस्ट्राल अपनी एल्प्स में, मिस्ट्राल कोल्ड विंड्स, ये वहाँ पर आपकी इकट्ठा करेगी एल्प्स के ऊपर स्नो। फिर ब्लिज़र्ड तो पता ही है, माउंटेन रीजन्स में एकदम से वो स्नो की वो बारिश होती है और हवा चलती है बहुत तेज, एकदम बर्फ़ लेकर, उसे ब्लिज़र्ड कह देते हैं। लेवेंटर देख लेना, हालांकि लेवांट रीजन जो है वो वेस्ट एशिया में है, लेकिन लेवेंटर जो है वो स्पेन में है। लेवेंटर विंड्स स्पेन में चलती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं ये। इंडिया में मानसून सीजन में कौन सी कोल्ड विंड चलती है, कोल्ड विंड एलिफेंटा, एलिफेंटा इज़ अ कोल्ड विंड। ठीक है, मलाबार कोस्ट पर चलती है, और ऐसा विंड्स में कुछ वो है नहीं। हाँ, जेट स्ट्रीम्स देख लेते हैं हम कुछ, जेट स्ट्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट। देखो, जेट स्ट्रीम
भाई देख लिया हमने, ट्रोपोपॉज पर चलती हैं। जेट स्ट्रीम का डायमेंशंस देख लेते हैं। अगर एवरेज क्या बल्कि जनरली अगर देखेंगे हम तो 2000 किलोमीटर के आसपास इनकी वो रहती है। नहीं नहीं सॉरी, वो तो मैं उसका बताने लगा, क्या कहते हैं, शेल्फ क्लाउड्स का, या फिर क्या उनको एटमॉस्फेरिक रिवर्स का, सॉरी। जो 2 से 3 किलोमीटर वाइड होती हैं, ये 2 to 3 किलोमीटर वाइड, ठीक है ना। 2 से 3 किलोमीटर का पैच होता है। इनकी स्पीड कितनी होती है? इनकी स्पीड जो होती है बेसिकली जनरली एवरेज अगर देखोगे तो 150 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी, बट किसी किसी की 300-350 के आसपास भी हो सकती है। तो ऐसा कोई एकदम फिक्स वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत हाई स्पीड होती है, ठीक है। इसीलिए इनको प्रेफर कर लेते हैं कि भाई एरोप्लेन्स होते हैं कि हम इसमें अगर घुस जाते हैं जिस डायरेक्शन में ये बह रही है, तो ये हमको स्पीड गेन हो जाएगा उतना। एक चीज़ देखना, इन्हें रॉस्बी वेव्स कहते हैं। रॉस्बी वेव, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रही होंगी, ठीक है। इनका जो होगा वो ऐसे वेव्स के फॉर्म में चलती हैं, ये ऐसे, ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो इन्हें रॉस्बी वेव्स कहते हैं। और बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट्स और टेम्परेचर चेंज ग्रेडियंट की वजह से ये फॉर्म होती हैं। देखो होती कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के ऊपर उसका क्या इंडिया में क्या रोल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल, पहले आप आ जाओ पोलर जेट स्ट्रीम्स पे। पोलर जेट स्ट्रीम, देखो एक चीज़ पहले फैक्ट ध्यान रखना, एक जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, एक्सेप्ट फॉर वन। एक कौन सी है वो वन? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली ट्रॉपिकल रीजन में यानी 23 के इधर चलती है, और ऑब्वियसली 23 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिकल के इधर नीचे चलेगी, ट्रॉपिक और इक्वेटर के बीच में। तो वहाँ पर उसकी डायरेक्शन ईस्टर्ली होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी, ठीक है ना। ओके, ये बहुत ऊपर चल रही हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, बाकी वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो सब ट्रॉपिकल हो। तीन मेजर हैं जिनको दिमाग में रखना है, पोलर, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल चलती हैं ईस्टर्ली डायरेक्शन में, और आपकी बाकी दोनों चलती हैं वेस्टर्ली डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इनका वो देख लेते हैं कि रोल क्या होता है। अच्छा, इक्वेटर है, तो जब देखो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो होती है वो हमेशा नहीं होती है। वो कब होगी? जब सन ITCZ इक्वेटर से नीचे कहीं बना रहा होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 20-30 डिग्री, जो इक्वेटर है असलियत में 20 या 30 डिग्री की तरह काम कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ITCZ। ITCZ यहाँ बन रहा है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तभी उसकी डायरेक्शन जो है वो, हाँ, हाइयर उसमें जो अपर ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट होगी, वरना तो नीचे तो वेस्ट टू ईस्ट होनी चाहिए, तो तब बनेगी, हमेशा नहीं बनती है। और ये कंडीशन कब होती है हमारे लिए? कोई नहीं, अभी देख लेना, जैसे कि क्या करें, मतलब क्या जब कर रही है अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर दो तीन तरह की हैं बेसिकली, हमें यही दिमाग में रखना है, ज़्यादा चक्कर में पढ़ना नहीं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ठीक है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल 25 वाले में वेस्टर्ली, और उसके बाद इसके पीछे पोलर वेस्टर्ली। ये है इनकी डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, जो ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली है, इसका रोल क्या है इंडिया में? ये
जब मॉनसून आता है हमारा, मॉनसून को बर्स्ट जो होता है ना, बर्स्ट ऑफ मॉनसून, बर्स्टिंग ऑफ मानसून, मानसून की बर्स्टिंग की, एकदम से मानसून यहाँ पे आ जाके और बरसने लगेगा। और दूसरा होता है आपका कि रीइंफोर्समेंट ऑफ मानसून, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट ऑफ मानसून। ठीक है, ये भी जेट स्ट्रीम्स ही करती हैं, ये वाली कौन सी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। कैसे करती हैं, देखो एक तो ये होती हैं वार्म, तो ये नीचे से कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ से विंड जो है ऊपर निकलती है, ये वार्म है, नीचे से विंड जो ऊपर, यहाँ पर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या होते हैं, लो प्रेशर एरियाज, ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। ट्रॉपिकल डिप्रेशन होते हैं तो विंड्स मूव करती हैं इनकी तरफ। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस में विंड्स कहाँ से आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं आपकी मॉनसून के विंड्स ओशियंस के ऊपर से, सीज़ के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर से, अरेबियन सी के ऊपर से, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से। ठीक है, अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर आ रही है, जैसे ट्रॉपिकल डिप्रेशन में पहुंचेंगी वहाँ पर जाकर ये बारिश कर देंगी, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक कंडीशंस बनाकर। ठीक है, तो इसलिए ये बर्स्टिंग ऑफ मानसून और हमारे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ये इधर से लेकर आते हैं हमारे उसको जो अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके आते हैं और विंटर में बारिश कराते हैं, विंटर रेंस कराती हैं। जैसे इनको क्या कहते हैं, महावत, राजस्थान में महावत कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। ठीक है, तो ये रेंज जो हैं इस सर्दियों के मौसम की जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि तुम्हारा बारले हो गया, जो आपका हो गया वीट हो गया, ठीक है, आपका ग्राम हो गया, आपका मस्टर्ड वगैरह हो गया, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, बाकी पोलर का अपने लिए कोई ख़ास रोल है नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडिया पे इनका कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। अच्छा, होती ये दोनों ही हेमिस्फेयर्स में है, साउथ और नॉर्थ दोनों में ही होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक में होती हैं या फिर वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली का बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा नहीं होती हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली तब होगा जब मानसून सीज़न हमारे यहाँ होगा। ठीक है, उस कंडीशन में। ठीक है, तो ठीक है फिर इतना, चलो भाई ख़त्म करते हैं इस सेशन को भी।